हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी करवा ही रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, और उन्हीं सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, शिमला समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर यही सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता के बारे में लिखिए। तो इसके बारे में आपको लिखना रहेगा, तो आपको इस तरह से लिखिएगा और क्या लिखिएगा वो आपको बता देते हैं। और जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में, इस सबको आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। रटिएगा तो बहुत ज्यादा, देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसको लिखना है कितना पेज में, 1 से 1.5 पेज में लिखना है। कम से कम 1 पेज और ज्यादा 1 से 1.5 या 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग नॉर्मल 1 से 1.5 पेज में लिखिएगा। तो 1 से 1.5 पेज का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको रटना से तो होगा नहीं, क्योंकि रटिएगा तो भूल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझ करके रखना पड़ेगा। और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपनी भाषा में खुद के आंसर को बना करके लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। तो समझिए कि शिमला समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा। तो आधुनिक बांग्लादेश 1971 से पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। अभी का जो बांग्लादेश है, अभी के समय जो हम बांग्लादेश को जानते हैं, ये 1971 से पहले पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। जैसे कि 1947 से पहले भारत का हिस्सा कौन था, तो पाकिस्तान भी था। वैसे ही सेम उसी तरह से 1971 से पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा कौन था, तो बांग्लादेश भी था। 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया था। अब इस कारण से क्या हुआ था, लाखों संख्या में शरणार्थी जो थे भारत आ गए थे। जो पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया था, इसके कारण क्या हुआ था, लाखों शरणार्थी यानी कि लाखों लोग जो थे वो भारत में शरण के लिए आ गए थे। भारत ने मानवीय आधार पर उनको शरण दी। भारत ने क्या कहता है, उनको मानवता के नाते उन सभी लोगों को शरण दे दिया था भारत में। अब इसके विरोध में पाकिस्तान ने क्या किया था, लाखों लोग जो आए थे भारत में उनको भारत ने शरण दे दिया था। अब इसके विरोध करते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया था, यानी कि आक्रमण कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया, वैसे ही भारतीय सेना ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने वेग से जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान जो था युद्ध में हार गया। पाकिस्तान ने खुद युद्ध किया था और पाकिस्तान खुद युद्ध में हार जाता है। और उसका पाकिस्तान का जो पूर्वी बंगाल था, उसका भाग जो पूर्वी बंगाल का भाग था वो स्वतंत्र हो जाता है और बांग्लादेश के रूप में उदित होता है। यानी कि पाकिस्तान से जो भाग होता है वो अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। इस युद्ध के बाद, ये जो युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, जो भारत के हवाई अड्डों पर पाकिस्तान ने धावा बोल दिया था, इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, यानी कि नॉर्मल बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शिमला समझौता क्या था। इसको आपको क्या करना है, इसमें जैसे कि 1971 हुआ, डेट सब सिर्फ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डेट आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ डेट याद रखिएगा। वैसे आप लोग जितना आता है सब समझ ही गए होंगे कि जैसे शिमला समझौता अगर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। अगर पूछा जाएगा शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जाएगा। इस सबको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो इतना बताएं तो आप लोग ये सब याद तो होगा नहीं, तो याद करने का जरूरत कहाँ है, सिर्फ आपको डेट याद रखना। डेट याद कर लिए, डेट हो ही गया 1971 में, पहले से पहले जो था पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, इतना याद हो गया। और कब हुआ था शिमला समझौता, ये भी आप लोग याद हो गया। 2 देशों के बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच, ये भी पता चल गया। बस आपको इस समझना है, क्या समझता है तो ये देखिए। अगर ये लिखना हो तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको लिखिएगा तो भूल जाएगा, इसलिए आपको इससे यही नहीं लिखना, आपको अपनी भाषा में अपने आंसर को बना करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखना किस तरह से, जैसे शुरू कीजिएगा। पहले जो था 1971 से पहले बांग्लादेश का जो था एक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय पाकिस्तान में क्या होता, 1971 के उसमें गृह युद्ध शुरू हो गया था। इस कारण से लाखों लोग जो थे पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आ गए थे। भारत ने मानवता के नाते उनको शरण दे दी। इसी के कारण से पाकिस्तान ने क्या किया, युद्ध कर दिया और भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया। तो भारत ने उनका मुंह तो जवाब दिया और उनको युद्ध में हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के स्थिति को सामान्य बनाने के लिए, दोनों देशों के माहौल को सामान्य बनाने के लिए क्या हुआ था, दोनों देशों के बीच जो प्रधानमंत्री उनके बीच शिमला समझौता हुआ था। यही था शिमला समझौता। आप लोग जरूर समझिए होंगे और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इसका आंसर बना करके आप लोग एग्जाम में लिखिएगा अपनी भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाएं, इसको भूल नहीं पाए। क्योंकि आप इसको रटिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 पन्ना का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप रट के ये लिख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्री उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। स्त्री उत्थान मतलब क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कदम जो है वो भारत में उठाए गए, उसी का वर्णन आपको करना है। समझे, क्वेश्चन समझ गए ना, आंसर बताते हैं। स्त्री उत्थान के लिए उठाए गए कदम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे, ठीक है। ये तो आप लिख दीजिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद स्त्री उत्थान के लिए बहुत सारे कदम भारत में उठाए गए थे। समझ गए, इतना ऊपर
ऊपर में लिख देना। फिर आपको पॉइंट बना करके आंसर लिखना है। एग्जाम में अगर पॉइंट बना करके आप लोग आंसर लिखते हैं तो अगर 5 नंबर के क्वेश्चन अगर पहले आपको 4 मिलता या 3 मिलता तब आपको 5 मिलेगा। क्यों 5 मिलेगा? क्योंकि पॉइंट वाइज आप बना के लिखेगा। अब आप खुद सोचिए, आपका एक कॉपी जो चेक करने का जो सर चेक करें वो तो एक दिन में आपका ही कॉपी नहीं चेक करें जो पूरा आपका पढ़ेंगे, वो तो कितने हजारों बच्चों का एक दिन में कॉपी चेक करते हैं। तो उनको क्या रहता है, उनको सब पता रहता है कि कौन किस तरह से लिखता है। अगर आप लोग पॉइंट बना के लिखेगा, जैसे आप लोग लिखते हैं कि पहला पॉइंट लिखते हैं, इसको ब्लैक पेन से लिख दिए, इसको ब्लू पेन से लिख दिए, इससे क्या हुआ, हाईलाइट होते चलेगा। और जैसे कोई टीचर देखेंगे तो आपका पढ़ेंगे भी नहीं, तो थोड़ा ऊपर से पता चल जाएगा अच्छा पॉइंट बना के लिखा मतलब इसको इसके बारे में जानकारी है, पूरा अच्छे से लिखा। लेकिन आप लोग पूरे कहानी की तरह लिख दीजिएगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। उस 5 नंबर का क्वेश्चन में 3 2 या 4 ऐसे बहुत हो गया तो 4 या 3 2 दे करके हटा देंगे और आपका ऐसे ही नंबर आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक जो क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज बन सकता है उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज बना करके लिखना है, समझ गए। और इस तरह से और अच्छे से कटकुट नहीं करना, कटकुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कचरा को लगेगा तो उसमें आपको 3 2 नंबर मिल सकता है। लेकिन आप लोग इस तरह से पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा तो आपके एक नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो सोचिए अगर एक क्वेश्चन में आपके 1 नंबर बढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कि अगर आपके एक नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो 1 सब्जेक्ट में अगर 10वीं नंबर बढ़ता है तो अगर 5 सब्जेक्ट में कितना नंबर हो जाएगा, 50 नंबर बढ़ जाएगा। और 50 नंबर का वैल्यू समझते हैं ना, कोई 50 नंबर से कितना पीछे हो जाता है, कोई 50 नंबर से टॉप कर जाता है, 50 नंबर से किसी का 400 आ जाता है, 400 आ जाता है। इसलिए आप लोग एक नंबर का वैल्यू समझिए और आपको अच्छे से पॉइंट वाइज बना करके एग्जाम में आंसर लिखना है। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको एक वीडियो में बता भी देंगे कि किस तरह से आपको पॉइंट वाइज आंसर बना के लिखना है या फिर किस पेन से लिखना है, हाईलाइटर जैसे कि पेन में अंडरलाइन किस क्वेश्चन में कहाँ पर करना है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था हमारा कि भारत में जो स्वतंत्रता मिल गया था भारत को 1947 में, उसके बाद कृषि उत्थान के लिए, कृषि नहीं स्त्री उत्थान के लिए भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ठीक है। देखिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। पहला कदम था महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा पारिवारिक न्यायपालिका। अब जैसे ये पॉइंट 1 इसको आप क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिए और इसके बारे में जो है वो आप लोग ब्लू पेन से लिखे, इससे हाईलाइट होते चलेगा। ये महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सुनवाई करते थे, विवाह, तलाक, दहेज, पारिवारिक मुकदमे को सुनते थे। देखिए भारत के में जो स्वतंत्रता मिल गया था भारत को, उसके बाद पहला जो कदम उठाया गया था वो गठन किया गया था एक समिति का, उसका नाम था महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा पारिवारिक न्यायपालिका। इसमें क्या होता था, विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, दहेज से संबंधित या पारिवारिक जो भी मुकदमे होते थे वो सब इसमें चलाए जाते थे महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा पारिवारिक न्यायपालिका में, समझ गए। पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भर्ती की गई। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब जैसे देश को आज़ादी मिली उसके बाद क्या होगा, जितने भी सरकारी कार्यालय थे, सरकारी ऑफिस था, उसमें क्या किया गया, महिलाओं की भर्ती की गई। जिससे क्या होगा, महिलाओं और भी ज़्यादा अपने आप को एम्पावरमेंट कर पाए और आगे बढ़ सके, इसलिए सरकारी कार्यालयों में भी महिलाओं की भर्ती की गई। लगभग सभी कार्यालयों में महिलाओं की नियुक्ति की गई थी, समझ गए। अब स्त्री शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि बाद भारत में स्त्री शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ। स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत में जो स्त्री थी वो बहुत ही, उनकी पढ़ी लिखी की स्त्री की पढ़ी लिखी की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही 1 से 2% थी। लेकिन जैसे ही भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गया, भारत को स्वतंत्र हो गया भारत 1947 के बाद, उसके बाद स्त्री शिक्षा यानी कि लड़कियों के पढ़ने पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया और उसके बाद भारत में स्त्री शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ था, समझ गए। अब चौथा है कि महिलाओं को आरक्षण। महिलाएं की कुल जनसंख्या को लगभग 50%, परंतु सरकारी कार्यालयों, संसद आदि इनका बहुत संख्या कम है। क्वेश्चन है हमारा स्त्री का जो उत्थान हुआ था उसके बारे में लिखिए। तो पहला तो दूसरा तीसरा आपको बता दिया। और चौथा पॉइंट क्या था कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। महिलाओं को आरक्षण क्या दिया गया था कि जो पुरुष, अगर समझिए कि पुरुष को आरक्षण नहीं दिया गया, पुरुष अगर कुछ ज़्यादा नंबर लाएगा तभी उसको सिलेक्शन होगा जैसे किसी एग्जाम में, लेकिन स्त्री जो होगी वो कुछ कम नंबर भी लाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 50% कम आरक्षण उनको दिया गया था। और ये सभी कार्यालयों, संसद सभी में दिया गया था। लेकिन फिर भी सभी कार्यालय यानी कि सभी ऑफिस में, संसद में, राज्य विधान मंडल आदि इस सभी जगहों पर उस समय में संख्या जो थी बहुत कम थी। लेकिन अभी के समय में तो सामान्य संख्या रहता है हर एक ऑफिस में, हर एक कार्यालय में। फिर पुरुष थोड़ा आगे ही है, महिलाएं थोड़ा पीछे ही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। इसको आपको याद कैसे करना पड़ेगा, आप लोग कहिए एक पेज का आंसर कैसे याद होगा सर, तो अब बस 4 पॉइंट याद रखिए, आपका पूरा याद हो गया। किस तरह से वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन समझ गए थे, कृषि के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे, तो कदम सोचिए। कदम पहला कौन था कि पहले ये लिख दीजिए ऊपर में कि 1947 के बाद भारत जैसे आज़ाद हुआ तो स्त्री के उत्थान के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए गए थे, ये आप लोग ऊपर में लिख दीजिएगा। पहला कदम लिखिएगा महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा पारिवारिक न्यायपालिका। इसको रटिए, याद कीजिए, जैसे कीजिए इसको रट लीजिए। अब जैसे ही आप लोग महिला अपराध लिखिएगा तो आपको मन में आ जाएगा अपराध का मतलब विवाह, तलाक, दहेज, तो लिख दीजिएगा अपने मन से बना करके कि इसमें क्या किया जाता था, विवाह, तलाक, दहेज, पारिवारिक जितने भी मुकदमे होते थे उस सभी का सुनवाई किया जाता था महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा पारिवारिक न्यायपालिका में। ये सब अपने मन से आप लोग बना के लिखिएगा, सिर्फ आप लोग इतना याद रखिएगा। दूसरा आप लोग याद रखिएगा सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भर्ती। अब दूसरा याद रखें, जैसे अब लिखिए
इससे आपको पता चल जाएगा कि सरकारी कार्यालयों में भर्ती है, तो इसके आगे आप लिख दीजिएगा कि सभी कार्यालयों में, सभी ऑफिस में, सभी जितने भी सरकारी जगह थे वहाँ पर महिलाओं की भर्ती की गई थी। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट स्त्री शिक्षा आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग स्त्री शिक्षा लिखिएगा क्वेश्चन का जो पॉइंट को खुद याद आ जाएगा कि स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हुआ था और विकास हुआ था 1947 के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद। खुद से आप लोग ये बना के लिख दीजिएगा। चौथा क्या था? महिलाओं को आरक्षण आप लोग लिख दीजिएगा। ये सब तो आप लोग एक पेज का आंसर है ना, ये सब आप लोग 2 पेज 3 पेज में लिख सकते हैं। हम इसमें तो शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, जब लिखने लगेगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेज में लिख दे सकते हैं, समझ गए ना। आपको तो ज़्यादा पेज में लिखना है, नंबर 5 ही नंबर का है, इसलिए 1 पेज से 1.5 पेज में आपको लिखना है। तो महिलाओं को आरक्षण से आप लोग याद रखिएगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, फिर भी हर एक क्षेत्र में महिलाओं जो थी बहुत ही ज़्यादा कम ही थी। सभी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, किसी को नहीं याद हुआ नाम था तो नाम भूल जाए, सिर्फ आपको लिखना है कि सब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, फिर भी अधिकतर क्षेत्र में महिलाओं जो थी और पुरुष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम ही थी। इतना बस आप लोग 4 पॉइंट लिखते हैं ना, याद कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, समझ गए। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे यानी कि राम मंदिर अथवा बाबरी मस्जिद के अक्टूबर 1992 के विध्वंस से लेकर के बाद की घटनाओं का एक लेख के रूप में विवरण दीजिए। देखिए 1992 में क्या हुआ था, जो अभी राम मंदिर बन चुका है, उसका पूजन भी हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर 1992 से पहले क्या था, एक विवादित ढांचा था जिसे कि बाबरी मस्जिद कहा जाता था। तो 1992 से लेकर के अभी तक वहाँ पर क्या क्या घटना हुआ है, यानी कि अभी 2024 जो हो रहा है यहाँ अभी तक चल रहा है, यहाँ तक अभी तक क्या क्या घटना हुआ है, ये आपको एक सही क्रम में लिखना है। यानी कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, थोड़ा आपको बस समझना है, उसके बाद आप लोग खुद से बना करके लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन समझ गए ना, 1992 से लेकर के और अभी तक क्या क्या हुआ ये आपको लिखना है, समझ गए। तो देखिए क्या हुआ था, अयोध्या में जो हिंदू संगठन राम मंदिर एवं भव्य नए मंदिर का निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए हिंदू, पहले पॉइंट बना के आप लोग भी लिखिएगा। अयोध्या में जो हिंदू संगठन थे, जितने भी हिंदू संगठन होंगे उसमें अधिकतर का नाम आप लोग जानते होंगे, वो भी आपको बता देते हैं आगे। तो आपको पहले से इतना लिखना है कि जितने भी हिंदू संगठन थे अयोध्या में, उन्होंने सबने क्या किया कि एक कार सेवा का आयोजन किया। कार सेवा 1992 में आयोजन किया, दिसंबर में कार सेवा का आयोजन किया गया था, दिसंबर 1992 में। अब इस कार सेवा के अंतर्गत क्या किया गया, पूरे देश में बोला गया था कि पूरे देश में जितने भी राम भक्त हैं ना, उनका आह्वान किया गया था कि वो अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में अपना श्रम दान करें। श्रम मतलब पैसा दान नहीं करे, अपना मेहनत करें। किस तरह से मेहनत करना है वो आपको आगे बताते हैं। तो बस पहला पॉइंट में आपको यही लिखना है कि हिंदू अयोध्या में जितने भी हिंदू संगठन थे, उन्होंने क्या किया, राम मंदिर के निर्माण के लिए एक कार सेवा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें बोला गया था, और ये आयोजन किया गया था, डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1992 में। और उसमें बोला गया था कि विश्व भर से या फिर देश भर से जितने भी राम भक्त है वो सभी आकर अपना श्रमदान करें। अब इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए इसमें कौन कौन गए थे, तो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी आदि के आह्वान कर सेवा इच्छुक लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच गए। अब इन सबों ने मिलकर आह्वान किया। जितने भी देश, आप लोग सबका नाम जानते होंगे, भाजपा को जानती हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इस सब जो आह्वान किए, इस पर काफ़ी सारे लोग, लाखों के लोग जो थे, लाखों कार सेवक जो थे, इच्छुक लोग जो थे, जो चाहते थे कि वहाँ पर राम मंदिर बने, वो क्या हुए, अयोध्या में पहुँच जाते हैं। और देश का जो माहौल होता है, उस समय का जो देश का माहौल हो जाता है, दिसंबर 1992 का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। अयोध्या में जो तनाव था ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा था, पता नहीं कि कब लड़ाई हो जाए दोनों पक्षों में, यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्षों में बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल चल रहा था पूरे देश में। अयोध्या में तनाव बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। और इसके बाद क्या होता है कि मस्जिद का विध्वंस के समाचार से देश कई भागों में हिंदू और मुस्लिम के बीच झड़प हो जाती है। देखिए ये तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग चाहें तो बीच में लिख भी सकते हैं कि उन कार सेवकों ने मिलकर अयोध्या बाबरी मस्जिद जो थी उसको तोड़ दिया और इस तरह से वो ढांचा जो था ध्वस्त हो गया। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में बताते हुए चले, जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हैं। समझ, इससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा होगा और पॉइंट ज़्यादा बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, बड़ा भी ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है, इसलिए आपको शॉर्ट में बताते हुए चलते हैं। तो क्या हुआ, ये सभी लोग पहुँच गए, लाखों लोग पहुँच कर क्या करते हैं, वो जो बाबरी मस्जिद रहता है उसको ध्वस्त कर देते, उसको तोड़कर गिरा देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये समाचार जो था कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई, पूरे देश भर में फैल जाती है और इससे क्या हो जाता है, हिंदू और मुसलमानों की भी झड़प हो जाती है। मतलब हिंदू और मुसलमान पक्ष जो थे उनके बीच लड़ाई हो जाता है, झड़प हो जाता है। 1993 के जनवरी में फिर एक बार ये हिंसा जो फिर मुंबई में हिंसा भड़कती है और अगले 2 सप्ताह तक जारी रहती है। ये जो पूरा हो गया था, पूरे देश में हिंसा का माहौल हो गया था, पूरा देश में दोनों पक्षों में, हिंदू और मुसलमान के पक्षों में लड़ाई हो गई थी। ये जो था ये पूरा उस समय तो शांत हो गया था, जिस समय भी हुआ था 6 दिसंबर 1992 को,
ये बाबरी मस्जिद गिरा था, उस समय दोनों पक्षों में ये हिंसक झड़प तो हो तो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ देर तक माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया था, शांत हो गया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद यानी कि 3 हफ्ते बाद ये क्या हो गया था, मुंबई में 3 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद क्या हो गया था, मुंबई में ये हिंसा जो था ये फिर से भड़क उठा था। और इसके बाद क्या हो गया था, ये देखिए हिंसा भड़क उठा और ऐसे ही तब से चल रहा था 1992 से 93 से इस तरह से ही चलते आ रहा था। फिर कोर्ट में केस हो गया, ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि फिर कोर्ट में केस हो गया, लेकिन आप लोग को शॉर्ट में बताते हो, चलिए इसलिए आपको नहीं बता रहे, आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद क्या हो गया, कोर्ट में केस हो गया, कोर्ट में वो केस चल गया, फिर तब से कोर्ट में केस चल ही रहा था। फिर क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में अपने फैसले में अयोध्या रामलला मंदिर के अस्तित्व को स्वीकारा और उसके बाद क्या किया कि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन दे दी गई और तब यह समस्या का अंत हो गया। फिर क्या हो गया था, ये देखिए कि नवंबर 2019 में आप लोग जानते होंगे, सबको याद होगा कि उस दिन क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था कि वहाँ पर अयोध्या में जो जगह जो विवादित ढांचा था जहाँ पर गिरा था, वो जो भूमि है वो जो जितने भी हिंदू परिषद के लोग हैं उनको दे दिया जाए, ताकि वहाँ पर मस्जिद को तोड़ दिया गया था वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर क्या कर पाए, मंदिर का निर्माण कर पाए, राम मंदिर का निर्माण कर बना पाए। ठीक है, तो वो जमीन जो था वो तो दे देगा हिंदू को। उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर से हल्का आगे यानी कि थोड़ा दूर आगे 25 किलोमीटर दूर आगे 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष के लोगों को दे दिया गया था, ताकि वो अपना मस्जिद वहाँ पर निर्माण करे और जो जगह था जहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए था वहाँ पर राम मंदिर बन गया। इस तरह से क्या हुआ, समस्या का हल हो गया। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसकी यहीं तो कंप्लीट छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था 2020 में 5 अगस्त 2020 को, और उसके बाद जो है 2024 में मंदिर का उद्घाटन भी होगा और इस तरह से समस्या का हल होगा। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन समस्या का तो हल यहीं पर हो गया था क्योंकि मंदिर का फैसला आ गया, तब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था वही होगा, इसलिए यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना और पॉइंट वाइज लिखना है, समझिए। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, तो आपका 8 सब्जेक्ट में जो भी 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर है, तो 18 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसको लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके मन में होगा कि इतना कम टाइम बचा, इसमें हम क्या ही तैयारी कर लेंगे, तो इसलिए नहीं भी लेंगे तो चलेगा। देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस में 18 चैप्टर है, अब 18 चैप्टर को आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे में आप लोग पूरे पॉलिटिकल साइंस को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 7 से 8 घंटे का टाइम होना चाहिए, पूरा पॉलिटिकल साइंस आप लोग खत्म कर सकते हैं। किस तरह से खत्म कर सकते हैं तो बताते हैं। 18 को चैप्टर है, अगर आप लोग एक चैप्टर को 15-20 मिनट में खत्म करते हैं तो 18 को चैप्टर कितना 5 से 6 घंटा बहुत जो हो जाता है, आप लोग उतना देर में कंप्लीट कर दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वो कैसे खत्म करेंगे, तो देखिए एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कितना दिए, 15 से 20-25 जो इंपॉर्टेंट था उतना ही ऐड किया, ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं है, 500 क्वेश्चन नहीं है पूरे 18 चैप्टर से। तो 15-20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग 15-20-25 मिनट में नहीं याद कर लीजिएगा, बस अगर इस तरह से याद कर लीजिएगा तो 5 से 6 घंटे में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। उसके बाद बचा सब्जेक्टिव का काम, सब्जेक्टिव भी आप लोग 3 से 4 घंटे भी बहुत हो जाते हैं, 2-3 घंटे में भी कई बच्चे कर सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे ज़्यादा बोल रहे हैं, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा सब्जेक्टिव का कंप्लीट कर सकते हैं। अब पूछेगा सर सब्जेक्टिव इतना जल्दी कैसे हो पाएगा, सब्जेक्टिव से तो मेरा एक क्वेश्चन भी याद नहीं होता है। देखिए इस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन का आंसर लिखे वो सिंपल लैंग्वेज में, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज करने का मतलब है इस तरह का लैंग्वेज जैसे आप लोग गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर पढ़ते होंगे उसमें किताबी भाषा रहता है, तो वैसा लैंग्वेज नहीं, अपनी भाषा में बनाया गया आंसर। ऐसा लैंग्वेज है कि आप लोग जैसे ही पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं 3 से 4 घंटा में पूरे पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी को आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। याद नहीं समझ सकते, क्योंकि याद करने से क्या होता है लोग भूल जाते हैं और आपको समझना है, याद नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ ही रखें, यानी कि 25 रुपये। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे फिर पूछने लगते हैं कॉल करके कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा 25 रुपये में एक सब्जेक्ट का, तो देखिए फिर से बता देते हैं कि आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा ओनली आपको 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये में ही मिलेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820889। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट टेक करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, आपका जो भी 500 हो आप लोग 500 बता दीजिए और 500 का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का नहीं, जो भी 500 का 500 का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा पंचशील समझौता क्या था। पंचशील समझौता क्या था, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा पंचशील समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। तो क्या था तो बता देते हैं। तो 1954 में भारत तथा चीन प्रधानमंत्रियों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 हुआ था। अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ये पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो भारत और चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 में। लेकिन इसमें था क्या, इसमें
इसमें हुआ क्या था, तो इसमें वो देख लीजिए, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से है, तो देखिए, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता के प्रति परस्परिक संभाव की भावना रखेंगे, ये था इसका पहला सिद्धांत पंचशील का। दूसरा था एक दूसरे के प्रदेश यानी कि एक दूसरे के देश पर आक्रमण का परित्याग करेंगे, ये था पंचशील का दूसरा सिद्धांत। और तीसरा क्या था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प, यानी कि एक दूसरे का देश का जो मामला होगा उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये था तीसरा संकल्प। और चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, ये क्या चौथा था, भारत और चीन के बीच जो हुआ था पंचशील समझौता, उसका चौथा सिद्धांत। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत, जो कि 14 सितंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपस्थिति में 82 देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अब अगर ये भी याद रखिएगा कि जो पंचशील सिद्धांत था इसमें 82 देश के जो लोग थे उन्होंने महासभा में उन्होंने स्वीकार कर लिया था पंचशील सिद्धांत को, ठीक है, 82 देश को। हुआ कब था, तो 14 दिसंबर 1959 को ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा के का आयोजन, ठीक है। उसमें जो 82 देश के सदस्य थे उन्होंने पंचशील सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। और पंचशील जो थे सिद्धांत था उसमें ये 5 सिद्धांत था, और पांचों सिद्धांत को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पंचशील समझौता क्या था या फिर पंचशील क्या था, तो यही था पंचशील समझौता। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, यानी कि हम कई लोग होते हैं कि जाति के नाम पर वोट देते हैं कि ये नेता मेरे जाति का है, इसको हम वोट देंगे, यानी कि भारतीय राजनीति जो है इसमें जाति की क्या भूमिका है उसी का वर्णन करना है। तो चुनाव के लिए उम्मीदवार को चुनते समय राजनीतिक दल समर्थन जीतने के लिए मतदाताओं की जाति संरचना पर विचार करते हैं। अब चुनाव जीतने के लिए जो उम्मीदवार रहते हैं, जो भी उम्मीदवार खड़े रहते हैं, चाहे वो केंद्र में खड़े हो चाहे वो राज्य में खड़े हो, अधिकतर उम्मीदवार क्या करते हैं, वो जाति का सहारा लेते हैं कि हम इस जाति से, हमारे जाति में से तो मुझे वोट दो। जाति का अधिकतर लोग सहारा लेते हैं। चुनाव उम्मीदवार जो होते हैं, जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं, वो राजनीतिक दल का समर्थन जीतने के लिए मतदाताओं की जाति संरचना का पर विचार करते हैं कि हमारे जाति से हमको वोट दो। और दूसरा क्या होता है जाति का, कि जब सरकार बनती है तो राजनीतिक दल सरकार के स्थान पर प्रतिनिधि से अलग अलग जातियों की तलाश करते हैं कि कौन अलग जाति का कौन क्या है, उसको कौन अलग अलग एमएलए कौन एमपी जो है कोई किस जाति का, इस तरह से पता लगाते हैं और कहते हैं तुम मेरे जाति को मेरे में आ जाओ, इस तरह से बात करते हैं। और तीसरा है राजनीतिक दल वोट को जीतने के लिए जातिगत भावनाओं से अपील करते हैं। जातिगत भावना मतलब बोलते हैं कि हम तो आपकी ही जाति का, तो हमें देंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। और जातिगत भावना का अपील करते हैं लोगों को। और चौथा है कुछ राजनीतिक दल कुछ मामलों का पक्ष लेने के लिए जाने जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं, अब जैसे कुछ राजनीतिक दल होता है वो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई राजनीतिक दल है जो कहेगा हम मुस्लिम के पक्ष के हैं तो मुस्लिम की हित की बात करेगा, कोई कहेगा हम हिंदू के पक्ष से हैं तो कोई कहेगा हम हिंदू के पक्ष से ही बात करेगा। तो कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं कुछ मामलों में कुछ का ही पक्ष लेते हैं, यानी कि कुछ दल होते हैं, कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ जाति के लोग होते हैं उन्हीं का पक्ष लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं। और चौथा है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वन मैन वन वोट के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को जाति की भावनाओं में राजनीतिक लाने के लिए मजबूर कर दिया। वन मैन वन वोट यानी कि एक आदमी के वोट की कीमत एक ही होगा, एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। ये जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है जातिगत राजनीति के लिए। क्यों? क्योंकि सबका वोट बराबर है तो सबका वोट चाहिए, इसलिए लोग क्या करते हैं जाति का सहारा लेते ताकि वो अपनी जाति के लोगों को बोल सके कि हमारी जाति में ज़्यादा लोग हैं तो तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी जाति के तुम्हारे फेवर में काम करेंगे। तो यही होता है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दी चुके हैं कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अपने इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।